सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का चैप्टर नंबर 8 प्रेशर। चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 8 आ गया गाइस, क्योंकि 7 की पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो रहा है एक चैप्टर, तो जो अभी है उसको पढ़ लेते हैं। चलिए, आज के चैप्टर का नाम है गाइस प्रेशर। प्रेशर आप लोगों को पता है भाई, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम जो भी फोर्स लगाते हैं, फोर्स और प्रेशर एक तरह से एक ही चीज़ है, ठीक है। बट फोर्स अलग चीज़ है और प्रेशर अलग चीज़ कैसे है। मान लीजिए कोई फोर्स हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो फोर्स हर बार प्रेशर होगा। फोर्स अपन लगा रहे हैं वो हर बार प्रेशर होगी, आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके लिए या हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स लगाने के लिए अपन को ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन प्रेशर में हर बार ताकत लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो आपकी ताकत लगेगी, मगर किसी चीज़ आप ताकत लगा रहे तो प्रेशर पड़ेगा। लेकिन कभी कभी देखिए नॉर्मल हवा, अब हवा किसी चीज़ से हमारी ताकत तो लग नहीं रही हवा के ऊपर, मगर वो प्रेशर बनाती है। तो इसीलिए प्रेशर और फोर्स में थोड़ा सा अंतर होता है। अब इस चैप्टर में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे अभी तक की जो भी वीडियोस हैं आप लोग जरूर उनको शेयर कीजिए, और अब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखें परिचय के बारे में। बढ़ते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 200 मील तक उपस्थित वायु तथा गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अपन चारों ओर देखें तो 200 मील तक उपस्थित जितनी भी वायु है, गैस है, इन सभी के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। अब इन वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। वायुमंडलीय गैसों की मात्रा वातावरण में समान न होकर भिन्न भिन्न होती है। जैसे गैसों की यह भिन्नता ही वायुमंडल की ऊपरी परतों का यथा योग्य दाब सहन कर पाती है। इस अध्याय में इस प्रेशर का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यानी कि ये जो गैस हैं इनकी जो भिन्नता क्या है? वायुमंडल की ऊपरी परतों का यथा योग्य दाब सहन कर पाती है। यानी कि जितनी भी एयर हैं, जितनी भी गैस है, वो एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करती रहती है, और यही वायुमंडल का प्रेशर कहलाता है। और इसी प्रेशर के बारे में हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो, अब देखिए मैं कह रहा हूँ ये बॉडी है, अब इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी का ही प्रेशर होगा ना, इस बॉडी पे प्रेशर पड़ा, ठीक है। अब कितने एरिया पे प्रेशर पड़ा, कितने एरिया पे कितना फोर्स लगाया, वही तो प्रेशर हुआ। यानी कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर, ये रहा इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करते हैं, उसके परिणामी को उस तल का पड़ने वाला दबाव कहते हैं। यानी कि उसके परिणाम को, यानी कि मान लीजिए आपने किसी पे फोर्स लगाया तो उसका परिमाण क्या होगा? परिणाम भाई उस पर प्रेशर आएगा, तो उस पर पड़ने वाले दबाव को ही प्रेशर कहा जाता है, और वायुमंडल के कारण होता है। ध्यान रखिए, तो जितने एरिया है, कितना एरिया है और उस पर कितना आपने लंबवत प्रेशर लगाया है, ये होगा आपका प्रेशर। तो P = F/A आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी यूनिट्स की बात कर ले तो इकाई मीट्रिक प्रणाली में दाब की इकाई यानी कि प्रेशर की इकाई, ऊपर देखिए क्या था आपका फोर्स हो गया किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, तथा ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड प्रति वर्ग, एसआई प्रणाली में इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एसआई प्रणाली में प्रेशर का मात्रक क्या है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है गाइस। चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही जो एटमॉस्फेयर में एयर है, गैस है, तो वायु का अपना भार होता है भाई, हर चीज का अपना भार है, तो एयर का अपना वेट है और वह जगह घेरती है तथा चारों ओर दबाव डालेगी। एयर का खुद का वेट है और वो चारों जगह डालेगी, दबाव डालेगी। चलिए अब वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें अपने ऊपर वाली परतों का दाब सहन करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वायुमंडल में एक गैस है, उसके ऊपर दूसरी गैस है, तो ये गैसें एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाती हैं और इसी को वायुमंडल का दाब कहते हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली में वायुमंडलीय दाब 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। एमकेएस प्रणाली में ये वायुमंडलीय दाब 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और साथ साथ प्रेशर की गणनाओं में प्रैक्टिकली रूप से वायुमंडलीय दाब का मान हम लोग 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एमकेएस में 1.03 है, मगर प्रैक्टिकली 1.03 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली और इसी के हिसाब से हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद अब हम देखेंगे प्यूमेटिक प्रेशर यानी कि वायवीय दाब। और इधर देखिए चीजें गाइस, जैसा कि आप लोगों को नाम से देख रहे हैं तो नाम से समझ लीजिए वायवीय दाब, यानी कि वायवीय दाब एक ऐसा दाब है जो प्रेशराइज्ड गैस द्वारा लगाया जाता है। भाई कोई गैस है जिसपे पहले से प्रेशर अप्लाई है, अब उसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसे ही प्यूमेटिक प्रेशर कहा जाएगा, यानी कि वायवीय दाब। इस उद्देश्य के लिए संकुचित यानी कि प्रेशराइज्ड या दबाई हुई गैस का उपयोग किया जाता है। वायवीय दाब का उपयोग वायवीय प्रणाली में किया जाता है, जिसके द्वारा संकुचित गैस को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जो कंप्रेस्ड गैस है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं।
तो ये हो गया आपका प्नेमेटिक प्रेशर। इसमें ध्यान क्या रखना है, कंप्रेस्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं द्रव्य में किसी गहराई पर दाब यानी कि प्रेशर एट एनी डेप्थ इन लिक्विड। भाई कोई लिक्विड है, मान लीजिए एक बर्तन है, देखते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी भरा हुआ है। अब इसमें किसी भी पॉइंट पे या किसी भी गहराई पर कितना प्रेशर होगा, ये किस तरह से निकाला जाएगा। तो देखिए, यदि किसी द्रव्य में किसी वस्तु की गहराई h है, ठीक है भाई, इसकी यहाँ तक से लेके यहाँ तक गहराई h है और उस एरिया में द्रव्य का घनत्व d है, तो उस बिंदु पर द्रव्य के कारण फोर्स क्या लगेगा, P इजिकल टू एच डी जी। एच क्या हो गया गाइस, हाइट, डी हो गया डेप्थ, सॉरी घनत्व हो गया, और जी हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। यदि द्रव के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि भाई एक द्रव है, मान लीजिए अब ये बर्तन था, ठीक है, अभी आपके पास ये बर्तन है, अब इस बर्तन में पानी है, तो इस पानी के ऊपर क्या है गाइस, हवा है, तो ये हवा भी तो प्रेशर लगाएगी, यानी कि अब किसी भी बर्तन में द्रव में वस्तु का कुल प्रेशर क्या हो जाएगा, एच डी जी तो हमने निकाल लिया, प्लस वायुमंडलीय दाब। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, प्रेशर एट एनी डेप्थ इन लिक्विड, वायुमंडलीय दाब प्लस एच डी जी। ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, इन सभी की न्यूमेरिकल आएंगे अभी और वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। अब है परम दाब। परम दाब पूछा जाता है, परम दाब क्या है, जीरो दाब से ऊपर मापा गया दाब, ठीक है, जो भी जीरो प्रेशर है उससे जितना भी प्रेशर ऊपर मापा जाता है वो परम दाब कहलाता है। तो शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब ही परम दाब कहलाता है। इसे निरपेक्ष प्रेशर भी कहते हैं, कई बार हम लोग इसे निरपेक्ष प्रेशर भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं गेज प्रेशर की। तो दाब मापने वाले यंत्रों से नापा गया दाब प्रमापी दाब कहलाता है। तो गेज प्रेशर क्या है भाई, जो दाब मापने वाले यंत्र हैं उनसे नापा गया जो प्रेशर होता है उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। प्रमापी दाब में परम दाब माइनस वायुमंडलीय दाब होता है। परम दाब माइनस 14.7 पौंड वर्ग इंच, ये हो गया कौन सा, ब्रिटिश प्रणाली में है ना 14.7। फिर बात करते हैं परम दाब माइनस 76 इंटू 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होता है। तो इसको भी क्या है आगे देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर गेज की। तो प्रेशर गेज क्या है गाइस, वो यंत्र जो कि किसी भी चीज़ का प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो यंत्र किसी गैस का दाब मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें दाब प्रमापी कहते हैं। प्रेशर गेज में एक डायल होता है जिस पर निशान लगा होता है, ठीक है, एक डायल होता है जिस पर आप लोग देखेंगे रीडिंग भाई कितना प्रेशर है कितना नहीं है। उस डायल का काम क्या है, उसमें एक सुई होती है जो कि प्रेशर डायल पर हमें प्रेशर शो करती है, घूमती है। तो भाई जितना दाब पड़ेगा सुई उतनी ही अधिक पाठ्यांक देगी। इससे करीबन हम लोग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक दाब नाप सकते हैं प्रेशर गेज से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रेशर गेज से कितना दाब नापा जा सकता है, 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच। दाब किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में भी मापा जाता है। तो बॉयलर के अंदर का दाब मॉडर्न प्रेशर गैस, सीधे सीधे देखिए, अब ये एक लाइन अलग से कोने में दे रखी है सबसे लास्ट में, मगर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा बॉयलर के अंदर का, किसी भी बॉयलर के अंदर का दाब नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आप लोग आंसर दोगे प्रेशर गेज, बट वो गलत होगा, हम मॉडर्न प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लॉ हैं। अब सबसे पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, चलिए देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या है। देखिए जब भी कोई गैस, मान लीजिए कोई भी गैस है वो किसी भी बर्तन में रखी गई है, तो वो ये देखिए ये बर्तन है, अब यहाँ पे मैंने गैस रख दी, अब उस गैस के अणु हैं। तो जब भी किसी बर्तन में गैस रखी जाती है तो वो बर्तन की दीवारों पर, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये गाइस कि ये है दीवार, ये इसकी सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करने लग जाती है, ठीक है, दाब डालती है। तो यही दाब क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, जिसे गैस का प्रेशर कहते हैं। अब मान लीजिए भाई जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, अब आयतन बढ़ता गया तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। सॉरी, अभी आयतन कम होता जाएगा। देखिए अब अगर प्रेशर, ये देखिए सबसे बड़ी चीज आयतन यानी कि गैस की मात्रा। अब अगर गैस की मात्रा कम है तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पर प्रेशर बनाएगी। अगर गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने लग जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आयतन घटेगा यानी कि गैस की मात्रा घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तब गैस की प्रेशर की मात्रा घटेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आयतन बढ़ेगा गैस का तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। ध्यान रखें ये चीज़, बस यही बॉयल्स का लॉ है। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल से इन्होंने प्रयोगों के आधार पर क्या नियम प्रतिपादित किया, गैस के प्रेशर और आयतन के आधार पर, और इसी नियम को बॉयल्स लॉ कहते हैं। और इस नियम के अनुसार हम बात करें तो स्थिर तापक्रम यानी कि स्थिर स्थितियों पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, कोई भी गैस हो उसकी निश्चित मात्रा का आयतन यानी कि वो कितनी है, आयतन V, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V तथा दाब P है तो स्थिर तापक्रम पर V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होगा। ये चीज़ ध्यान रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से अब देखिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो P उधर चला जाएगा तो P इंटू वी हो जाएगा, इजिकल टू कॉन्स्टेंट साइन क्या होगा। तो अलग अलग मान लीजिए कुछ 4 वॉल्यूम है किसी अलग अलग बर्तनों में, और तो 4 प्रेशर होंगे, तो P1 V1 P2 V2 P3 V3 V4 V4 सभी बराबर होंगे। यानी कि कब होंगे, कंडीशन देखिए, इसी प्रकार स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, यानी कि मात्रा सेम हो, आयतन सेम है तो प्रेशर भी वही होगा उतना, किसी निश्चित मात्रा के आयतन V1 V2 हो और उस पर प्रेशर P1 P2 P4 हो तो सब बराबर होंगे आपस में, और उसका बराबर किसके होंगे, कांस्टेंट के, और के कांस्टेंट है, अर्थात स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब तथा आयतन का गुणनफल सदैव एक नियतांक होगा। समझे आप लोग। भाई टेम्परेचर मान लीजिए स्थिर है, तो किसी भी बर्तन में कितनी भी गैस हो, गैस और प्रेशर के बीच का जो गुणनफल होगा वो एक कांस्टेंट ही होगा। अब बॉयल्स लॉ के बाद आता है चार्ल्स अंकल हमारे, ठीक है, ये चार्ल्स अंकल है, इन्होंने भी नियम दिया, मगर चार्ल्स अंकल ने नियम किसके अनुसार दिया, तापक्रम और वॉल्यूम पे, ठीक है, तापक्रम और वॉल्यूम पे दिया। ये क्या कहते हैं, इसी प्रकार वैज्ञानिक चार्ल्स ने किसी गैस के आयतन और एब्सोल्यूट तापक्रम संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार किसी भी स्थिर दाब पर, पहले क्या बोला था स्थिर तापमान, परंतु अभी कहते हैं स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। और स्थिर, जब पहले बात की थी स्थिर तापक्रम की, ठीक है, तापक्रम की वैल्यू कर दिया अपन ने क्या, कांस्टेंट, तब क्या बोला था P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब इन्होंने प्रेशर को तो कर दिया है कांस्टेंट यानी कि स्थिर, तो किसी भी स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T कर दिया, और अगर इस T को नीचे भेजेंगे तो V/T एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए 3 अलग अलग वॉल्यूम है और 3 अलग अलग तापमान होंगे, V1/T1, यानी कि किसी भी स्थिर दाब पर किसी भी गैस की मात्रा का वो आयतन और तापमान का डिवाइड जो भी है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखें, बॉयल्स लॉ कहता है स्थिर तापमान पर और चार्ल्स लॉ डिपेंड करता है स्थिर प्रेशर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब एक आए हमारे डाल्टन दादाजी। डाल्टन दादाजी कहते हैं आपस में क्रिया ना करने वाली, ठीक है, वो गैस है, कुछ ऐसी भी गैसें होती है जो आपस में क्रिया नहीं करेंगी, तो आपस में क्रिया ना करने वाली विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों का, यानी कि उसमें जो अब क्रिया नहीं करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो लगेगा, तो वो जो थोड़ा थोड़ा प्रेशर है उन सभी प्रेशरों का योग उनके कुल प्रेशर के बराबर होता है। गैसों के आंशिक दाबों का योग उनके कुल प्रेशर के बराबर होता है। तो P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये P1 P2 P3 क्या है, आंशिक दाब, समान आंशिक दाब, और P है टोटल दाब, और ये इनकी यूनिट सभी की सेम रहेगी। चलिए अब बात करते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है, प्रत्येक द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर दाब डालता है। यदि किसी बेलनाकार बर्तन में द्रव्य भरा जाए और एक ही ऊंचाई पर बराबर आकार के कुछ छिद्र विभिन्न दिशाओं में कर दिए जाएं तो बर्तन से निकलने वाली द्रव्य की धाराएं समान दाब वाली होगी। क्या समझे, पास्कल का लॉ देखिए, प्रत्येक द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर, मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, हम बर्तन का एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है, तो भाई ये सभी दिशाओं में बराबर बराबर दाब डालेगा ना, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि किसी बेलनाकार बर्तन में द्रव्य भरा जाए और एक ही ऊंचाई पर बराबर आकार के कुछ छिद्र विभिन्न दिशाओं में कर दिए जाएं तो बर्तन से निकलने वाली द्रव्य की धाराएं समान प्रेशर वाली होगी। भाई अगर किसी बेलन में, मान लीजिए अब ये बेलनाकार बर्तन हो गया, इसमें द्रव्य भर दिया समान मात्रा में, अब अगर अलग अलग छेद कर दिए जाएं, ये छेद कर दिए अलग अलग, तो भाई बर्तन से निकलने वाली जितनी भी धाराएं हैं उस पर समान दबाव डालेगी, द्रव्य की धाराएं समान दाब वाली होंगी। ये चलिए अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो गाइस देखिए, प्रत्येक द्रव्य में एक गुण पाया जाता है जो उसकी सतह लगातार एक टेंशन में रहती है और खींचने की प्रवृत्ति रखती है और कम से कम क्षेत्रफल घेरती है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। सरफेस यानी कि किसी भी पृष्ठ पर कोई भी सरफेस हो सकती है, चाहे वो जल की हो या तल हो जिस पर अपन चल रहे हैं, उस पर तनाव कितना है। तो प्रत्येक द्रव्य में एक गुण पाया जाता है, यह गुण पाया जाता है कि उसकी सतह लगातार एक टेंशन में रहती है, ठीक है, यानी कि उस पर एक लगातार एक तनाव रहता है पानी की सतह पर भी, और खींचने की, हमेशा वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसकी प्रवृत्ति रहती है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं पानी ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, पानी हमेशा कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। तो यही जो तनाव होता है ना, जो एक तरफ चीज़ों को खींचता है, उसे ही कहते हैं सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे अपन। अब बात करते हैं कैपिलैरिटी इफेक्ट। आपने केशिकत्व का प्रभाव पढ़ा होगा, ठीक है, केशिकत्व का प्रभाव बहुत ईजी है, चीज़ें देखते हैं। जब एक महीन नली, एकदम पतली नली को जल में डुबोया जाता है तो नली में कुछ ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है और द्रव्य का तल कॉनकेव रहता है, जल का केश नली में नतोदर तल रहना। अब ऐसे बात करते हैं, देखिए
मान लीजिए ये एक तल है। अब आपको सबसे ईजा उदाहरण समझाता हूँ केशिकातु का, कैपिलरी का। आप अपना एक कपड़ा लीजिए, कोई भी कपड़ा लीजिए, उसे जल में डुबाइए इतना, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ तक उसको डुबाए, लेकिन उसके ऊपर धीरे 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 क्या है, पानी ऊपर तक चढ़ जाता है उस कपड़े में। भले आपने नीचे तक जलाया, लेकिन वो पतली पतली नली, ठीक है, मान लीजिए वो धागे का रेशा ही ना, तो उस रेशे पे पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो यही प्रभाव कैपिलरिटी इफेक्ट कहलाता है। अब मिट्टी में एक बूंद पानी डालो, तो वो जिस जगह पे गिरेगा ना उसके आसपास भी जाएगा, तो ये एक छोटी छोटी नलिकाएं जो रास्ता ढूंढ लेती हैं, उसे ही कैपिलरिटी इफेक्ट कहा जाता है। अब वायुमंडलीय दाब तथा बॉयलर के अंदर के दाब को नापना, किस तरह से आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इनसाइड द बॉयलर के प्रेशर को नापेंगे वो देखते हैं। इसके लिए 14 बैरोमीटर होता है। अब देखते हैं कि 14 बैरोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। सरल बैरोमीटर में विद्यमान दोषों के कारण हवा का दाब नापने के लिए 14 बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भाई जो नॉर्मल प्रेशर मीटर है उसके अंदर काफ़ी सारे फॉल्ट होते हैं, काफ़ी सारे नुकसान है, तो इस वजह से उसके द्वारा मैं हवा का प्रेशर नहीं नाप सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्या दिया, 14 बैरोमीटर का इस्तेमाल किया। पहले बैरोमीटर को स्टैंड की सहायता से ऊर्ध्वाधर लटकाया जाता है, यानी जो बैरोमीटर है जो आपका, उसको क्या करेंगे, स्टैंड की सहायता से, कोई भी स्टैंड लगाया, अब इसे वर्टिकल लटका दिया, फिर पारे से भरी प्याली को ऊपर नीचे करके इस प्रकार बैलेंस किया जाता है कि संकेतक पारे के स्तंभ को स्पर्श करने लगे। इस प्रकार संकेतक को बैरोमीटर के शून्य चिन्ह तक लाया जाता है, क्योंकि जो स्केल है उसे बैरोमीटर में शून्य तक लाया जाता है। अब वर्नियर पैमाने को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका निचला चिन्ह पारे के ऊपरी सिरे की सीध में रहे। अंत में बैरोमीटर की माप इंच अथवा मिलीमीटर में नोट कर ली जाती है। तो ये होता है 14 बैरोमीटर। इसकी वर्किंग इतनी अपने को याद नहीं रखनी। अब बात करते हैं कि बॉयलर का आंतरिक दाब तथा बोर्डन दाब प्रमापी, यानी कि इंटरनल प्रेशर ऑफ बॉयलर एंड बोर्डन प्रेशर गेज। तो बोर्डन प्रेशर गेज के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि बॉयलर के अंदर का प्रेशर नापने के लिए हम लोग बोर्डन प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि बॉयलर के अंदर का प्रेशर नापने के लिए हम लोग बोर्डन प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, और वही हम लोग पढ़ेंगे। इसका आकार एवं आंतरिक संरचना घड़ी की तरह ही होती है। इसके अंदर एक फॉस्फोरस ब्राउन्स की ट्यूब होती है, यानी कि ये घड़ी देखिए आपने, उसी की तरह आपका बोर्डन प्रेशर गेज होता है। इसमें एक घड़ी भी लगी रहती है। इसके अंदर एक फॉस्फोरस ब्राउन्स की ट्यूब होती है जिसकी दीवारें पतली होती है और ट्यूब वृत्त के चाप की भांति मुड़ी होती है। ट्यूब का बंद सिरा एक रैक तथा पिनियन से संबंधित होता है। पिनियन के धुरे पर एक संकेतक जुड़ा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बोर्डन प्रेशर में पिनियन, रैक और पिनियन होता है। पिनियन के धुरे पर एक संकेतक जुड़ा रहता है। तो बोर्डन ट्यूब में संकेतक कहाँ जुड़ा रहता है, पिनियन के धुरे पर। यंत्र का डायल पाउंड प्रति वर्ग इंच अथवा किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अंकित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बोर्डन ट्यूब का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, पाउंड प्रति वर्ग इंच अथवा किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अंकित होता है। तो ये हो गया आपका बॉयलर का इंटरनल प्रेशर अथवा बोर्डन प्रमापी के बारे में। चलिए अब आगे देखें। अब देखिए प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के कुछ उदाहरण हैं जो कि हम देख लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, क्या कहता है कि समुद्र के भीतर गहराई में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर पानी का बहुत अधिक दाब पड़ता है। भाई ठीक है, पानी भारी होता है ना, और उसके अंदर तैरना, हमारे ऊपर भी प्रेशर लगता है अगर आपने स्विमिंग की हो, इसीलिए उनके शरीर चपटे हो जाते हैं। अब प्रेशर लग रहा है बराबर, किसी चीज़ पे प्रेशर लगे तो अच्छी वाली चीज़ चपटी हो जाएगी। अब है ना, कई भाई किसी गोल चीज़ है मान लीजिए, अब गोल चीज़ पे अगर बार बार प्रेशर मारेंगे हथौड़ा तो वो चपटा हो जाएगा। ऐसे ही तो उनके द्वारा दाब को सहन करने का रहस्य ये है कि उनके खून में वायु की बहुत अधिक मात्रा घुली रहती है। जो उनका ब्लड होता है उसमें एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे उनके भीतर खून का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अगर खून में वायु रहता है उसका प्रेशर बढ़ गया, जो कि बाहरी पानी के बैलेंस को संतुलित कर देता है। यानी कि खुद पहले खून में प्रेशर है और बाहर से प्रेशर लगता है, उसको बैलेंस कर देता है। यदि जंतु को ऊपर खींच लिया जाए तो उसकी नाड़ियां फट जाएगी तथा अंगों से खून निकलने लगेगा। क्यों? यही कारण है कि गोताखोरों को पानी के भीतर से बहुत धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है। धीरे धीरे खींचने से उनके खून की अतिरिक्त वायु स्वयं ही बाहर निकल जाती है तथा उनकी नाड़ियां फटने का डर नहीं रहता। समझ गए आप लोग? क्योंकि उनके खुद भीतर जो जानवर रहते हैं उसके अंदर उनका खुद का खून का प्रेशर होता है और इसीलिए वो भारी प्रेशर को सहन कर पाते हैं। अब बात करें, गोताखोर धातु का कवच पहनकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो क्यों? पानी में 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर वृद्धि होती है। ठीक है, एक वायुमंडलीय प्रेशर जो हमने पढ़ा था। अब यदि अतिरिक्त दाब सीधे गोताखोरों के शरीर पर पड़े तो पानी के भीतर 20 से 30 सेंटीमीटर में भी अधिक नहीं उतर सकते। इससे अधिक गहराई पर उतरने के लिए धातु का कवच पहनना पड़ता है, जिससे कि पानी का दाब उसके शरीर पर न पड़कर सीधे कवच पर पड़े। अब अगर वो प्रेशर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो कितना नुकसान है। तो इसीलिए हम लोग धातु का कवच पहनते हैं कि कवच के भीतर गोताखोर के शरीर पर दाब लगभग वायु के दाब के बराबर ही रहता है। सारा प्रेशर वो कवच सहन करता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता।
तो ये चीज़ थी कुछ इंपॉर्टेंट जो दाब के लिक्विड प्रेशर के कुछ उदाहरण थे। अब बात करते हैं सिंपल बैरोमीटर क्या होता है। देखें गाइस, जिस यंत्र से वायुमंडल का दाब नापा जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। इसमें लगभग 1 मीटर लंबी व एक समान व्यास की एक मोटे कांच की नली होती है, जिसका एक सिरा तो बंद रहता है और दूसरा सिरा खुला रहता है। इसमें एक कीप द्वारा शुद्ध व शुष्क पारा इस प्रकार भरा जाता है कि उसमें वायु का एक भी बुलबुला ना रहे। नली के खुले सिरे को अंगूठे से बंद करके उसको पारे से भरी नाद में उलट देते हैं। अब धीरे से अंगूठा हटा लेते हैं, परंतु जब नली में पारे के तल की ऊंचाई नाद के पारे के ऊपरी तल से लगभग 76 सेंटीमीटर, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए ये होता है, ये पानी है, ठीक है। अब इस पर वायुमंडलीय दाब, पानी की सतह पर वायुमंडलीय दाब नाप रहे हैं। इसमें क्या है, पारा है, देखिए 2 नली है, पारा है। अब जैसे आप इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ये सीधी है, टिल्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ भर जाएगा, तो वही आपको वैल्यू दे देगा। ये जो बीच में खाली जगह है ना, यहाँ आपको पता पड़ेगा भाई कितना प्रेशर है और कितना नहीं है। नली के में पारे के तल के ऊपर जो स्थान खाली है, ठीक है, जो खाली स्थान है उसे टोरीसेली का निर्वात कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, टोरीसेली का निर्वात किसे कहते हैं, नली में पारे के तल के स्थान जो ऊपर खाली रहता है उसे। यदि नली को तिरछा किया जाए तो नली में पारा चढ़ने लगेगा धीरे धीरे, परंतु पारे के तल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उतनी ही रहेगी। भाई पारे का तल तो उतना ही रहेगा, पारा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो अब यदि नली में पारे के तल की ऊंचाई h, नली के मुंह का क्षेत्रफल a तथा पारे का घनत्व d हो तो और तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, h इंटू डी इंटू ए इंटू जी अपॉन ए, यानी कि नली के मुंह का कितना क्षेत्रफल है वो, और a से a कट गया तो वही हमारा जो पहले वाला फॉर्म था एच डी जी, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, पारे के स्तंभ की ऊंचाई इंटू पारे का घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये भी कई बार पूछा गया है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा, भाई के एटमॉस्फेयर में कितनी वाष्प की मात्रा है वो होती है ह्यूमिडिटी, इसे ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि भाई कितने एरिया में, तो वो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ग्राम में नापेंगे भाई वो प्रेशर आर्द्रता ग्राम में नापी जाएगी, और जब आप लोग ग्राम एरिया, ग्राम के अलावा आप लोग किलोग्राम मीटर क्यूब में भी नाप सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा फिर, सामान्य तापमान पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर वायु के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है, और ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आपका होता है चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म। अब कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, देखिए एक गैस का आयतन 707 मिलीमीटर प्रेशर पर 400 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि आयतन है 700 mm क्यूब और प्रेशर क्या है 403 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि उसका दाब 331 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था भाई P1 V1 बराबर P2V2। अभी आपसे आयतन यानी कि V2 पूछ रहे हैं, तो P1 V1 बटे P2, सॉरी हाँ V2 भेज देंगे क्योंकि प्रेशर पूछा है इसने। आयतन, ये आयतन दे रखा है, उसका दाब इतने प्रेशर पर इतने आयतन पर ज्ञात करो। तो भाई P1 की वैल्यू पता है 700, V1 की 403 अपॉन V2 की पता है अपने को 343, सब कुछ रखो, कैलकुलेशन करो और 910 आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी था। अगला देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। एक साधारण बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई दे रखी है आपको 76 सेंटीमीटर, तो वायुमंडलीय दाब बताइए। अब पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, इस और डी है घनत्व, तो घनत्व हमें पता है भाई 13.6 होता है, 13.6 होता है, ठीक है। और जी अपने को पता है भाई 981 होता है, डाइन में निकालें तो इसलिए ये तीनों वैल्यू रखी। एच की वैल्यू अपने को 76 दे रखी है, डी की वैल्यू 13.6 होती है, ध्यान रखनी है पारे के लिए, आपको ध्यान रखनी है कि 13.6 होती है वायुमंडल की प्रेशर, ठीक है। और जी का मान तो 981 आपको ध्यान ही है, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। एक 50 बाई 60 बाई 50 मीटर क्यूब चैम्बर में हवा को 27 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। अब बताओ कितनी हवा बाहर निकलेगी, जो हवा बाहर निकलेगी वो बतानी है। तो अब ये जो गया आपको चार्ल्स लॉ वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, चार्ल्स लॉ का आपको क्वेश्चन मिलता है कि बताइए कितनी हवा बाहर निकलेगी, ये बताया गया है। तो भाई हवा बाहर निकलेगी कितनी, वो तो अपन वॉल्यूम के हिसाब से बताएंगे। अभी वॉल्यूम कितना है, पहले V1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद V2 निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैम्बर का आयतन कितना दे रखा है आपको, टोटल 50 बाई 60 बाई 50, तो यानी कि टोटल हो गया 1,50,000 मीटर क्यूब। और
अब ये कहता है कि चैम्बर में हवा को 27 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा। पहले मैं देखता हूँ 27 डिग्री तक करा, तो 273 में जोड़ दो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर V1 का मान हो गया 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। अब 75 डिग्री पर कितना होगा, 75 डिग्री तक गर्म किया गया, तो बताओ कितनी हवा बाहर निकलेगी। तो भाई अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो वही हवा बाहर निकलेगी। तो आप क्या करोगे, ये अपने को V2 नहीं पता, V1 तो आ गया 1.5 लाख, मगर V2 अपने को पता ही नहीं है। जो 1.5 लाख है वो V1 पे है, अभी नॉर्मल कंडीशन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है। अब अपने को 75 डिग्री तक गर्म करना है, तो हवा बाहर निकलेगी। तो V1/T1 = V2/T2 हो गया। अपने को निकालना है V2, तो V2 = क्या हो जाएगा, देखिए V1/T1 तो है ही, अब T2 पर चला जाएगा। भाई सारी चीज़ें रखो। अब बात करते हैं T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा गाइस, 273 में आप लोग 75 जोड़ दीजिए, ये T2 टेम्परेचर हो गया, ये आ गया ना, देखिए 348। और T1 टेम्परेचर पहले वाला यानी कि 27 डिग्री, तो 300 हो गया। तो 348/300 करेंगे, 1.5 लाख से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये सीधा सीधा काट दीजिए, देखिए ये 2 0 से 2 0 गए, 3 से गया 5 बार, तो आपका हो गया 500। अब 500 को 348 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चल अब तो हवा कितनी निकली, यानी कि भाई अब टेम्परेचर हो गया 1,74,000 और पहले था 1.5 लाख, तो उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 24,000 मीटर क्यूब हवा बाहर निकल जाएगी। इतना आयतन की हवा बाहर निकलेगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक पारे के 450 mm स्तंभ के दाब तथा समुद्री जल के 10 मीटर स्तंभ के दाब का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि पारे का घनत्व 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा समुद्र के जल का घनत्व इतना है और जी का मान 9.8 मीटर सेकंड दे रखा है। अब बात करते हैं पारे के स्तंभ का घनत्व। तो देखिए H1 कितना दे रखा है, इस केस में 700 mm, तो mm को मीटर में परिवर्तित कर लीजिए, तो 0.75 mm हो जाएगा। D का मान 13.6 दे रखा है, ये रहा पारे के लिए, और G का मान तो 9.8 सबके लिए कॉमन है, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब समुद्र के जल के लिए वही 10 मीटर, ये तो पहले से मीटर में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। 1.03 × 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में बदलने की आवश्यकता नहीं है, और 9.8 मल्टीप्लाई करो और इन दोनों में माइनस करो, जो आंसर आएगा वही आपका अंतर है। जिसने भाई अंतर ही तो पूछा है, इन दोनों समुद्र के जल तथा पारे के दाब का अंतर ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थिति में प्रमापी यानी कि प्रेशर गेज 0.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परम दाब, तो परम दाब क्या होगा, जो भी दाब है उसमें वायुमंडलीय दाब को ऐड कर दो, और वायुमंडलीय दाब कितना था 1.033, ऐड कर दो तो वही आपका परम दाब होगा। यानी कि शून्य दाब से ऊपर का दाब ही परम दाब होता है, और जिसके अंदर गेज का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करा जाएगा, तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है मैं चाहूँगा आप लोग स्वयं सॉल्व करें, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमने पढ़े हैं तो वो मैं आपको बात समझा सकता हूँ। चलिए ये देखिए कि किसी स्थान पर G के मान में 2% की कमी आ जाती है, तो बैरोमीटर के में पारे की ऊंचाई में क्या अंतर आना चाहिए। यानी कि ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन है उसमें 2% की कमी आ रही है। भाई अगर देखिए क्या था अपना प्रेशर HDG, अब ये तीनों चीज़ें बराबर रहेगी तभी तो ये बराबर रहेगी। अब मान लीजिए अगर G का मान 2% गिरेगा तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घनत्व तो सेम रहेगा, यानी कि पारे की ऊंचाई बढ़ेगी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो H का मान को बढ़ना पड़ेगा, तो पारे की ऊंचाई 2% बढ़ेगी। दूसरे का आंसर हो गया A। तीसरा देखेंगे, द्रव में भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। अब कोई भी द्रव से भरा हुआ है, अब उसके बंद पाइप में छेद के द्वारा वायु प्रवाह की जाती है, तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा। आपने प्रेशर दिया तो भाई वो दबाव बढ़ेगा ना, वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगला देखिए, एक 60/60/50 मीटर क्यूब चैम्बर में हवा को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, बाहर निकलने वाली हवा। तो अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया सेम वैसा है, आप लोग करेंगे। अगला देखिए, 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह पर 2.5 × 10³ न्यूटन बल लगाने पर जितना दाब लगता है उतना ही दाब 7.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृत्ताकार शक्ति पर उत्पन्न करने के लिए बल लगता है। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। बल यानी कि प्रेशर निकालना है ना, तो बस निकालिए एरिया लगा के, एरिया वाला फॉर्मूला लगा के। तो इसी तरह से देखिए सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे मोस्टली, अगर आप करने की कोशिश करेंगे। और आपसे अगर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आपको पता है भाई, आप मुझे बताइए, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ा दी अपन ने, क्वेश्चन करके देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। बस ये चीज़ है कि आपकी थ्योरी समझ आनी चाहिए। तो अगर आपकी थ्योरी समझ आ चुकी है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला था। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए, बाकी ब्रांचों का तो मैं नहीं कह सकता,
परंतु इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए सभी कोर्सेज यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोगों को करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अपने सभी दोस्तों को बताना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।